Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is spleen. इस वीडियो में हम स्प्लीन की तमाम एनाटॉमी की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी लोकेशन से। स्प्लीन बेसिकली एक वेज शेप्ड ऑर्गन है और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये बेसिकली मेनली लाई कर रहा होता है इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और पार्टली ये लाई कर रहा होता है इनटू द एपिगैस्ट्रियम, यानी जो अम्बिलिकस से ऊपर वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एपिगैस्ट्रियम और एपिगैस्ट्रियम के लेफ्ट साइड पे लाई करने वाले रीजन को हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है इसकी लोकेशन को समझने के लिए। तो ये जो रीजन है ये बेसिकली है अम्बिलिकल रीजन, ये बेसिकली है एपिगैस्ट्रियम और ये है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हम इसको लेबल भी कर लेते हैं। तो ये वाला रीजन है एपिगैस्ट्रियम और ये वाला रीजन है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्प्लीन की लोकेशन मेनली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर है और पार्टली ये किसके अंदर प्रेजेंट है? एपिगैस्ट्रियम के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट लाई मेनली इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली इन द एपिगैस्ट्रियम। उसके बाद वो कहते हैं कि इट इज़ वेट इन बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। ये बेसिकली प्रेजेंट होती है बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक, यानी जब स्टमक आती है एसोफेगस से स्टमक ऐसे शुरू होती है तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडस और यहाँ पे बेसिकली लाई कर रहा होता है डायफ्राम। तो इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होती है हमारी स्प्लीन। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है जिसमें एसोफेगस से आगे स्टमक शुरू हुई और स्टमक का ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस ऑफ द स्टमक। डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्प्लीन प्रेजेंट है बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द लेफ्ट डूम ऑफ द डायफ्राम। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इट इज़ वेट इन बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम। द स्प्लीन इज टेट्राहेड्रल इन शेप। स्प्लीन की शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। अब हम इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशंस की बात करें तो स्प्लीन इज सॉफ्ट, हाईली वस्कुलर एंड डार्क पर्पल इन कलर। सॉफ्ट होती है और हाईली वस्कुलर क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें आरबीसीज की मैचुरेशन वगैरह हो रही होती है। एंड डार्क पर्पल इन कलर। द साइज एंड वेट ऑफ द स्प्लीन आर मार्कली वेरिएबल, यानी इसके अंदर वेरिएशन होती हैं पर्सन टू पर्सन। ऑन एन एवरेज द स्प्लीन इज 1 इंच थिक, 3 इंच ब्रॉड, 5 इंच लॉन्ग and 7 ounce in weight and is related to 9th, 10th and 11th rib। अब हम इसको ऑड नंबर से याद रख सकते हैं। ऑड नंबर कैसे कि सबसे पहले ऑड में 1 आता है, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, 10 एंड 11। तो सबसे पहले 1 की बात करें तो ये 1 इंच थिक होती है। 3 की बात करें तो ये 3 इंचेस ब्रॉड होती है। 5 की बात करें तो ये 5 इंच लॉन्ग होती है। 7 की बात करें तो ये 7 आउंस इसका वेट होता है और ये रिलेट कर रही होती है 9th से 10th रिब तक, यानी 9th, 10th एंड 11th रिब तक ये क्या कर रही होती है? इससे रिलेट कर रही होती है। नॉर्मली द स्प्लीन इज नॉट पाल्पेबल, क्योंकि इसके ऊपर डायफ्राम का भी कवर आ जाता है और उसके बाद रिब्स का कवर आ जाता है, तो इसकी वजह से ये नॉर्मली पाल्पेबल नहीं होती। ये बेसिकली एक स्पेसिमेन हमने बनाया कि स्प्लीन को हमने पकड़ना कैसे। स्प्लीन का बेसिकली बात करें तो ये उसका होता है रिलेट कर रही होती है 9th, 10th एंड 11th रिब के साथ। अगर ये बेसिकली लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होती है तो हमने इसको पकड़ना भी कौन से है? लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है और इसको कुछ इस तरह से पकड़ना है जिसमें ये वाली 9th रिब है, ये 10th रिब है और ये 11th रिब है। अब इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो हम इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस को देखने के बाद हम इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ स्प्लीन, क्योंकि ये ओब्लिकली प्रेजेंट होती है। द स्प्लीन लाइज ओब्लिकली अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ 10th रिब, यानी जो 10th रिब होती है उसके लॉन्ग एक्सिस पे ये प्रेजेंट ओब्लिकली प्रेजेंट होती है। दस इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड्स एंड लेटरली, यानी ये डाउनवर्ड्स प्रेजेंट होती है, थोड़ी सी आगे वाली साइड फॉरवर्ड्स
एंड लेटरली थोड़ी सी अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मार्किंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है। तो ये डायग्राम है इसको समझने के लिए। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये है T10 वर्टिब्रा और इससे कौन सी रिब अटैच होगी, 10th रिब अटैच होगी। तो इसके साथ ये एंगल कौन सा बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हम स्प्लीन के एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो हम इसको याद रखते हैं बेस, यानी इसको याद रखने का एक निमोनिक है बेस। अब ये जो बेस है इसके आगे हम कुछ नंबर्स को लिखेंगे, 3 then 2 then 2 and then 2, यानी B स्टैंड फॉर द बॉर्डर्स, और बॉर्डर्स कितने हैं 3, A स्टैंड फॉर द एंगल, एंगल कितने हैं 2, S स्टैंड फॉर द सर्फेसिस, सर्फेस कितनी है 2, E स्टैंड फॉर द एंड्स, और एंड्स भी कितने हैं 2। तो ये हमने निमोनिक की बात करी। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक एक्सटर्नल फीचर्स को हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम एंड्स की बात कर लेते हैं। एंड्स बेसिकली हमने कहा था कि दो एंड्स थे। दो एंड्स कौन कौन से हैं, एक एंटीरियर एंड है या जिसको हम बोलते हैं लैटरल एंड, और एक होता है पोस्टीरियर एंड या जिसको हम बोलते हैं मीडियल एंड। जो एंटीरियर एंड होता है या जो लैटरल एंड होता है वो एक्सपेंडेड होता है और ये एक बॉर्डर की तरह होता है। It is directed downward and forwards and reaches the mid axillary line. उसके अलावा जो पोस्टीरियर या मीडियल बॉर्डर होता है वो राउंडेड होता है। इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली एंड रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी। अच्छा, अब इसको इस स्पेसिमेन से समझ लेते हैं कि ये जो बोर्ड एंड है, इस एंड को हम बोलते हैं एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। इस एंड को हम बोलते हैं एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन या फिर लैटरल एंड ऑफ द स्प्लीन। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक्सपेंडेड है और ये एक बॉर्डर की तरह है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है कि ये डाउनवर्ड्स प्रेजेंट है, डाउनवर्ड्स प्रेजेंट है और फॉरवर्ड्स प्रेजेंट है, यानी कुछ आगे की तरफ, और ये रीच कर रही होती है मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन क्या होती है कि जो एक्सिलरी रीजन होता है उसके मिड से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आए तो उसे हम बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। ये तो बात होगी एंटीरियर या फिर लैटरल एंड की। अब बात कर लेते हैं पोस्टीरियर या फिर मीडियल एंड की। पोस्टीरियर या मीडियल एंड थोड़ा सा मीडियली लाई कर रहा होता है और इसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स एंड मीडियली एंड रेस्ट ऑन द अपर पोल ऑफ द लेफ्ट किडनी। अब ये जो पॉइंट है इसको हम इंशाल्लाह रिलेशंस में डिस्कस करेंगे कि ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। अब एंड्स की बात करने के बाद हम देखते हैं कि इसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। बॉर्डर्स हमने कहा था कि बी स्टैंड फॉर 3 बॉर्डर्स। एक होता है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है इंफीरियर बॉर्डर और एक होता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है वो करेक्टरिस्टिकली नॉच्ड होता है नियर द एंटीरियर एंड। इसमें भी देखा था कि ये जो बॉर्डर है, दिस बॉर्डर इज द सुपीरियर बॉर्डर, और इसके एंटीरियर एंड के पास इसमें कुछ नोचेस प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो बॉर्डर है ये हमारे पास होता है जी इंफीरियर बॉर्डर, और ये होता है समहाउ राउंडेड। उसके अलावा हाइलम के यहाँ पे करके इंटरमीडिएट बॉर्डर प्रेजेंट होता है, और जो हाइलम होता है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है बिटवीन द इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड द सुपीरियर बॉर्डर। यही हमने बात की थी, इंटरमीडिएट बॉर्डर इज आल्सो राउंडेड एंड इज डायरेक्टेड टू द राइट, यानी थोड़ी राइट साइड पर। अब हमने बात कर ली एंड्स की और बॉर्डर्स की। अब हम सरफेसेस और एंगल्स को देख लेते हैं। सरफेसेस की बात करें तो बेसिकली इसमें दो सरफेसेस होती हैं, एक से डायफ्रैग्मेटिक सरफेस और एक विसरल सरफेस। यानी जो डायफ्राम के अलोंग प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, और जो विसराज जो एब्डोमिनल विसराज होते हैं उनके रिलेशन में होगा उसे हम बोलेंगे विसरल सरफेस। अब ये जो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस होती है ये कन्वेक्स इन शेप होती है और ये स्मूथ होती है क्योंकि इस पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होती है विद द डायफ्राम।
अब और ये जो विसरल सरफेस होती है, विसरल सरफेस कनकेव होती है क्योंकि इस पे, और इरेगुलर होती है। इरेगुलर क्यों होती है? क्योंकि इस पे मल्टीपल नंबर ऑफ विसराज होते हैं, विसराज के इम्प्रेशन होते हैं। अब उनको हम इंशाल्लाह विसरल रिलेशंस के अंदर देखेंगे कौन कौन से ऐसे विसराज हैं वो जो इसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये हमने देखा था कि तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस, इस सरफेस को हम बोलेंगे विसरल सरफेस क्योंकि इस पे इम्प्रेशन प्रेजेंट है। ये हमने लिखा कि गैस्ट्रिक इम्प्रेशन, पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन, कॉलिक इम्प्रेशन एंड रीनल इम्प्रेशन। तो इसके इन इम्प्रेशंस की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये इरेगुलर है। उसके अलावा ये कनकेव इन शेप है, यानी कुछ इस तरह से होती है। और बात करें कि डायफ्राग्मेटिक सरफेस, तो ये वाली सरफेस होती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस। ये स्मूथ होती है और कन्वेक्स होती है। ये साइड कनकेव होगी तो डायफ्राग्मेटिक सरफेस क्या होगी? कन्वेक्स होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एंगल्स की। एंगल्स की बात करें तो बेसिकली 2 एंगल्स थे। हमने यहाँ पे भी देखा था कि एंगल्स कितने थे? 2 थे। एक होता है एंटीरो बेजल एंगल और एक होता है पोस्टीरो बेजल एंगल। एंटीरो बेजल एंगल क्या होता है कि इट इज़ द जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर विद द लैटरल और द एंटीरियर एंड। यानी यहाँ पे करके जो एंगल प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे एंटीरो बेजल एंगल, जो कि जंक्शन ऑफ सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज द सुपीरियर बॉर्डर एंड द एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्प्लीन, यानी ये स्प्लीन का मोस्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है। when the spleen is enlarged this is felt first, so it is called the clinical angle of the spleen। यानी अगर स्प्लीनोमेगैली हो जाए आरबीसीज की ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से, तो यही वो जगह होती है जो ज़्यादा इनलार्ज कर रही होती है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या होता है? क्लिनिकल एंगल होता है स्प्लीन का। उसके बाद दूसरा एंगल है पोस्टीरो बेजल एंगल। पोस्टीरो बेजल की बात करें तो ये जंक्शन ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर विद द लैटरल और द एंटीरियर एंड, यानी ये जो इंफीरियर बॉर्डर है इसका एंटीरियर एंड के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरो बेजल एंगल। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है हाइलम के बारे में। हाइलम क्या होता है? हाइलम बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से आर्टरीज और वेन्स और नर्व सप्लाई जा रही होती है किसी विसरास को। हाइलम लाइज कहाँ करता है? हाइलम लाई करता है बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर्स के दरमियान, यानी ये बेसिकली सुपीरियर बॉर्डर है और यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है इंटरमीडिएट बॉर्डर। अब इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है हाइलम ऑफ द स्प्लीन। इट इज़ पियर्स बाय द ब्रांचेज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द स्प्लेनिक वेसल, यानी जो स्प्लेनिक वेसल्स होती हैं, यानी स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक वेन, उसकी ब्रांचेज एंड ट्रिब्यूटरीज इसको क्या करती हैं? पियर्स करती हैं। आपको पता हो तो जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है वो बेसिकली किसकी ब्रांच होती है? सीलियक ट्रंक की, क्योंकि जो सीलियक ट्रंक होता है वो बेसिकली सप्लाई कर रहा होता है फोरगट को। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इट इज पियर्स बाय द ब्रांचेस एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द स्प्लेनिक वेसल। अच्छा, अब तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उनको हम इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो हमने बेसिकली बात की थी कि हमने निमोनिक बनाया था बेस 3, 2, 2 एंड 2, यानी 3 हमारे पास थे बॉर्डर्स। अब इन बॉर्डर्स को देख लेते हैं। तो ये जो बॉर्डर है ये बेसिकली है सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस वन इज़ द इंफीरियर बॉर्डर। और सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान हाइलम प्रेजेंट था। उसके बाद एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल्स की बात करें तो वो 2 इन नंबर होते हैं। जो सुपीरियर बॉर्डर और इंटीरियर एंड के दरमियान होता है उसे हम बोलते हैं एंटीरो बेजल एंगल, और जो इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर एंड के दरमियान होता है उसे हम बोलते हैं पोस्टीरो बेजल एंगल। तो ये एंगल्स की बात होगी। अब सरफेसेस की बात कर लेते हैं। सरफेसेस की बात करें तो ये बेसिकली है विसरल सरफेस। क्यों विसरल सरफेस? हमें कैसे पता लगेगा कि ये विसरल सरफेस है? विसरल सरफेस पे मल्टीपल नंबर ऑफ विसरास के इम्प्रेशन प्रेजेंट होते हैं। इन इम्प्रेशन को भी देख लेते हैं। तो ये जो इम्प्रेशन है ये बेसिकली गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है, यानी स्टमक का इम्प्रेशन है, फंडस ऑफ स्टमक का। और यहाँ पे करके जो इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉलिक इम्प्रेशन और रीनल इम्प्रेशन।
और यहाँ पे जो इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं कॉलिक इम्प्रेशन, यानी जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन होता है वो इसके साथ रिलेट कर रहा होता है। और यहाँ पे करके जो इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक इम्प्रेशन, क्योंकि टेल ऑफ पैंक्रियाज आ रही होती है। तो ये हमने बात कर ली विसरल सरफेसेस की। विसरल सरफेस के बाद आती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस, और विसरल सरफेस क्या होती है, कनकेव इन शेप होती है। उसके अलावा जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस होती है वो कन्वेक्स इन शेप होती है, और इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये स्मूथ है और ये कन्वेक्स इन शेप होती है। उसके बाद ई स्टैंड फॉर द एंड्स। एंड्स कितने थे, 2। दिस वन इज द एंटीरियर एंड, और ये एंटीरियर एंड इज मोर लाइक अ border, and this is the posterior end, and posterior end is rounded in shape. अच्छा, अब जो आर्टीरियल सप्लाई है, नहीं, जो रिलेशंस ऑफ द स्प्लीन है एंड देन द आर्टीरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज, उसको हम इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।